अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम सब जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन क्यों कुछ लोगों की गुजारी हुई जिंदगी एक दास्तान या कहानी बन जाती है। क्यों कुछ लोगों का नाम तारीख में हमेशा जिंदा रहता है। दोस्तों, उन्हीं लोगों की गुजारी हुई जिंदगी कहानी बन जाती है जो अपनी जिंदगी में बड़ी से बड़ी मुश्किलात का सामना करके कामयाब हो जाते हैं। ऐसी ही मुश्किलात से बड़ी कहानी अरुणिमा सेना की है। अरुणिमा सेना 1988 में पैदा हुई। ये सिर्फ 3 साल की थी जब इनके वालिद की वफात हो गई। फिर इनकी बड़ी बहन के हावंद ने सब घर की जिम्मेदारी उठाई। ये वॉलीबॉल की नेशनल प्लेयर रह चुकी हैं। घर के हालात की वजह से इन्हें वॉलीबॉल छोड़ना पड़ा और ये नौकरी की तलाश में निकल पड़ी। इसी सिलसिले से इन्हें दिल्ली जाना था। अरुणिमा बताते हैं, मेरे घर के हालात पहले ही बहुत खराब थे, लेकिन इसके साथ साथ मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा हादसा पेश आया। अरुणिमा बताते हैं, 11 अप्रैल 2011 का वो मनहूस दिन था जब मैं दिल्ली जाने वाली ट्रेन में सवार थी। अचानक 4-5 गुंडे बदमाश ट्रेन में लोगों का सामान लूटने लगे। अरुणिमा बताते हैं, जब वो गुंडे मेरे पास आए तो मैंने सामान देने से मना कर दिया। मेरे गले में एक सोने की चेन थी जिसे वो छीन रहे थे। सब लोग देखते रहे और सोने की चेन ना देने पर चोरों ने मुझे चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। चोरों ने मुझे बाहर फेंका तो मुखालिफ सिमत से भी एक ट्रेन आ रही थी जिससे मैं टकराकर जमीन पर जा गिरी। जब मुझे होश आया तो मेरी एक टांग कट चुकी थी और दूसरी टांग की हड्डियां टूट टूट कर बाहर आ रही थी। मेरी टांगों में से बहुत खून बह रहा था। अरुणिमा बताते हैं, मेरे दर्द की कोई इंतहा नहीं थी। आखिरकार रात होगी और मुझे दिखना भी बंद हो गया था। रात को मेरे सामने ही भूखे चूहे मेरी कटी हुई टांगों को कुतरने लगे। दर्द भूख प्यास से मैं वहीं बेहोश हो गई। अरुणिमा आगे अपनी किताब में लिखती हैं कि सुबह जब मुझे लोगों ने उठाया हॉस्पिटल के लिए तो गाड़ी वगैरह है नहीं थी, तो कुली जिस रेहड़ी पर लोगों का सामान ढोता है, लोगों ने मुझे उसी रेहड़ी पर रखा और करीबी सरकारी हॉस्पिटल ले गए। लेकिन आगे और बड़ा मसला था कि हमारे सरकारी हॉस्पिटल में कहाँ कोई चीज होती है। हॉस्पिटल में ना ही ब्लड था, ना ही ऑक्सीजन और ना ही मास्क सुन करके इलाज करने वाला कोई इंजेक्शन। डॉक्टर आपस में बात कर रहे थे, इसका इलाज शुरू करें तो करें कहां से। मैंने डॉक्टरों से कहा, मेरी ट्रैक पर टांग कटी। मैं पूरी रात अकेले ही ट्रैक पर दर्द से चिल्लाती रही। मैंने बर्दाश्त किया। अब तो मेरी भलाई के लिए आप मेरी टांग काटोगे तो भी मैं बर्दाश्त करूंगी। डॉक्टरों ने खुद अपना खून दिया और फिर मेरे सामने मेरी टांग को बिना मांस सुन किए काट दिया। मैं शदीद दर्द की वजह से फिर बेहोश हो गई। 20 से 25 दिन के बाद डॉक्टरों ने मेरे घर वालों को कहा कि अब अरुणिमा कुछ बेहतर है। मेरी एक टांग कट चुकी थी और एक टांग में राड पड़ा था। डॉक्टरों ने कहा कि अब अरुणिमा कुछ बात कर सकती है। अरुणिमा कहती है, मैं नेशनल प्लेयर थी तो लोग मुझे जानते थे। मैंने अखबार पढ़ी तो पहले पन्ने पर मेरी तस्वीर थी। तस्वीर में मैं हॉस्पिटल के बेड पर पड़ी हूँ। साथ बड़ा सा हेडलाइन करके लिखा है कि अरुणिमा के पास ट्रेन का टिकट नहीं था, इसलिए टिकट चेक करके आने पर अरुणिमा ट्रेन से कूद गई। आप इमेजिन करें कि मेरी कमर में फ्रैक्चर था और फ्रैक्चर की वजह से मैं बेड से उठ भी नहीं सकती थी। एक टांग मेरी मुकम्मल कट चुकी थी और दूसरी में भी राड पड़े थे। हॉस्पिटल में भी कोई सहूलत मौजूद नहीं थी। एक मर्तबा गली का कुत्ता मेरी कटी हुई टांग को आकर खाने लगा था और अब मैं कभी वॉलीबॉल भी नहीं खेल सकती थी। अरुणिमा बताती है, मैं इतनी मुश्किल हालात में थी, फिर भी लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। लोगों की बातें सुनकर मेरे घर वाले मुझसे छुप छुप कर रोते थे और अगली अखबार में आया कि अरुणिमा वहां सुसाइड के लिए गई थी। इस वार्ड में मैं अपनी बातें चिल्ला कर बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरी आवाज दब जा रही थी। कोई मेरी बात नहीं सुन रहा था। फिर मैं खामोश हो गई और मैंने अपनी जिंदगी का सबसे टफ चैलेंज लिया। मेरी एक टांग कट चुकी थी और दूसरी में भी राड होने के बावजूद मैंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करने की ठान ली थी। जब मैंने बताया कि मैं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर जाना चाहती हूँ तो सब मुझे कहने लगे, अरुणिमा तुम पागल हो गई हो। यहाँ तक कि मुझे चेक करने के लिए मेंटलिस्ट डॉक्टर भी आ गया था कि अरुणिमा पागल हो गई है। दोस्तों, अरुणिमा बताती हैं कि जो भी हॉस्पिटल में आता मुझे हौसला देने के बजाय मुझसे कहता, ओहो अब तुमसे कौन शादी करेगा, तुम अब कभी नहीं खेल सकती, तुम अब नकारा हो गई हो।
तुम अब नौकरी के काबिल नहीं रही। मुझे इतना तंग किया गया कि अब मैं ऊपर वाले से कहती मुझे बचाया ही क्यों था। जब मेरा आर्टिफिशियल पैर लग गया तो मैंने खुद डॉक्टरों से कहा अब बहुत हो गया है मेरा इलाज, मुझे डिस्चार्ज करो। अरुणिमा बताती है कि ये कोई किताबी बातें नहीं है, ये मेरा गुजारा हुआ एक एक लम्हा है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अब मुझे लोगों का मुंह लाजमी बंद कराना था। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अरुणिमा घर नहीं गई, वो सीधी बशिंदरी पाल के पास गई। बशिंदरी पाल जिन्होंने 1984 में भारत की तरफ से माउंट एवरेस्ट फतह किया था। बहुत मुश्किल से मुझे और मेरे भाई को मैम बशिंदरी पाल का फोन नंबर मिला। मैम को फोन करके मैंने कहा हम दिल्ली में हैं। मैम को यकीन नहीं आया क्योंकि बहुत से लोग जोश में आकर मैम को फोन करके कह देते कि हमने माउंट एवरेस्ट चोटी सर करनी है और कोई आता ही नहीं, और जो आ जाता वो 1-2 दिन की ट्रेनिंग के बाद दोबारा वापस चला जाता। अरुणिमा बताती हैं जब मैं मैम से मिली तो मेरी राइट लेग में स्ट्रेचेस लगे थे और दूसरी पूरी टांग आर्टिफिशियल थी। मैं बहुत ही मुश्किल से भाई के कंधे पर हाथ रखकर एक एक कदम चलकर मैम के पास गई और मैम को कहा मुझे माउंट एवरेस्ट जाना है। मैम ने मुझे कुछ पल के लिए देखा और कहा तुम होश में हो, तुम क्या कह रही हो। मैम ने मुझे हौसला दिया और फिर कहा चलो अब घर जाके आराम करो। मैंने कहा नहीं मैम, आप मेरी ट्रेनिंग शुरू करवाएं। मैम ने मुझे नरम लहजे में समझाने की कोशिश की, देखो अरुणिमा तुम्हारी दोनों टांगे सलामत नहीं हैं। बात कहने में और करने में जमीन आसमान का फर्क होता है और तुम्हारे लिए करना और भी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि तुम्हारी टांगे ही सलामत नहीं हैं। अरुणिमा बताती है मैं फिर भी जिद पर थी। फिर मैम मान गई और मुझे कहा कि आओ मैं देखती हूँ तुम कब तक टिकती हो। मेरी ट्रेनिंग शुरू हुई तो जहाँ नॉर्मल लोग एक पहाड़ पर 10 मिनट में चढ़ जाते हैं वहाँ मैं बहुत मुश्किल से 3 घंटों में चढ़ती। मेरे साथ के कुछ सही सलामत लोग ट्रेनिंग मुश्किल समझकर छोड़ देते थे। इस वजह से हर 15 दिन के बाद ट्रेनिंग में नए लोग शामिल हो जाते थे। पुराने लोग ट्रेनिंग छोड़कर भाग जाते थे, लेकिन मैं 8 महीने तक वहाँ ही रही। इतने अरसे तक ट्रेनिंग करने के बाद मुझे सब पॉइंट ज़बानी याद हो गए थे। अब मैं नए लोगों से पहले ही पॉइंट पर पहुंच जाती। जब मेरी ट्रेनिंग मुकम्मल हुई तो हम माउंट एवरेस्ट के लिए निकले तो मेरे साथ के लोग कहते हैं कि हमारे लिए इतना मुश्किल है अरुणिमा, तुम कैसे करोगी। माउंट एवरेस्ट पर हर एक के साथ एक गाइड करने वाला होता है, लेकिन मेरे साथ कोई चलने को तैयार ही नहीं था। शेरपा को जब मेरे साथ चलने के लिए बोला गया तो उसने कहा इसके पाँव ही सलामत नहीं है, इसके साथ मैं जाकर अपनी जान नहीं गंवाना चाहता। फिर आखिरकार वो मान गया। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते हुए मेरा आर्टिफिशियल पैर ही निकल गया और लोग पीछे से कहने लगे जल्दी चलो क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन खत्म होने का बहुत ज्यादा खतरा होता है। आगे आगे मुश्किलात बढ़ती ही चली जा रही थी। जैसे ही ब्लू और ग्रीन आइस शुरू हुई स्लोप पर मेरा पैर रखते ही फिसल जा रहा था। शेरपा ने मुझे कहा तुम पीछे हो जाओ क्योंकि तुम्हारी वजह से ये सब भी रुके हुए हैं, इन सबको जाने दो। अभी बहुत सा सफर बाकी था लेकिन मैं ये स्लोप ही पार नहीं कर पा रही थी। बहुत ही मुश्किल से मैंने वो स्लोप पार की और जो लोग मुझसे आगे निकल गए थे जब मैं वहाँ पहुंची तो वो एक दीवार पर चढ़ रहे थे। जब मैं उस बर्फ की दीवार पर चढ़ने लगी तो फिर मेरा पूरा पैर ही मूव हो गया। बहुत मुश्किल से वो बर्फ की दीवार मैंने पार की। अरुणिमा बताती है मेरे ग्रुप के 2 फर्द वापस जाने लगे। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की तो जवाब आया तुझे क्या, तेरा एक पैर कटा हुआ है, दूसरा भी कट जाएगा, तू मर भी जाएगी, तुझे क्या फर्क पड़ेगा। हमारे पीछे रोने वाले बहुत हैं। मैं वहाँ चुप की चुप ही रह गई। माउंट एवरेस्ट पर भी चढ़ने के कुछ पॉइंट कुछ कैंप होते हैं। अब हम कैंप 4 पर पहुँच गए थे। बशिंदरी मैम के ऐसे बहुत से स्टूडेंट थे जो कैंप 4 से ही वापस चले गए थे। शेरपा अब उस टेंट से 2 लाशें खींच कर निकाल रहा था ताकि अब हम उस टेंट में सो सके। 3500 की दूरी रह गई थी और आगे जो एरिया शुरू हो रहा था उसे डेथ जोन एरिया कहते हैं। वहाँ से आगे हमें रात को चलना था क्योंकि दिन को इतनी तेज बर्फबारी और हवा होती है कि वो बंदे को ही उड़ा दे। मेरे सब साथी चले गए थे, सिर्फ मैं और शेरपा थे। रात थी और मैंने अपने माथे से लाइट ऑन की तो मेरी लाइट जहाँ जहाँ पड़ रही थी वहाँ लाशें ही लाशें थी। मैं लाशें पलांगते हुए आगे जा रही थी तो आगे एक बांग्लादेशी आदमी था जिसके मुंह से आवाज आ रही थी और उसका हाथ भी हिल रहा था। कोई कितना बड़ा भी दिलेर क्यों ना हो, उस वक्त उसके हौसले टूटने लगते हैं जब वो अपने सामने किसी की मौत देखता है। और अब मेरे दिमाग में सिर्फ यही बात चल रही थी कि जिस काम के लिए मैं जा रही हूँ उसी काम को करते करते ये सब लोग मर गए हैं। साउथ कोरियन एक लड़की मेरे सामने ऑक्सीजन न होने की वजह से पैर रगड़ रगड़ कर मर गई। अगर हम अपना ऑक्सीजन देते हैं तो हम मर जाते हैं।
कुछ पल के लिए मैं ये सब देखती रही। ये सब देखने के बाद इंसानी रूह कांप जाती है और कुछ समझ नहीं आता कि ऊपर जाएं या नीचे। शेरपा मुझसे कहने लगा, और अरुणिमा जल्दी चलो, वक्त बहुत कम है। जब हम करीब पहुंच गए तो शेरपा मुझसे कहने लगा, और अरुणिमा जल्दी चलो, अब वापस चलो, तुम्हारा ऑक्सीजन खत्म हो गया है। मेरे ऑक्सीजन की सुर्ख लाइट ऑन हो गई थी और मैंने शेरपा को कहा, मैं वापस नहीं जाऊंगी, मैं अपने मुल्क का झंडा माउंट एवरेस्ट पर लगा कर ही जाऊंगी। शेरपा अब मेरे पीछे पीछे आ रहा था और मुझसे ये कह रहा था कि खुद तो तुम मरने के लिए आए हो और साथ मुझे भी मारोगी। 2 घंटे मजीद चलने के बाद हम माउंट एवरेस्ट के टॉप पर थे और मैं बहुत खुश थी। मेरा जोर जोर से चिल्लाने को दिल कर रहा था, लेकिन मैं इतना थक चुकी थी कि मेरी आवाज भी नहीं निकल रही थी। 2011 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था और 2013 में मैंने माउंट एवरेस्ट पर अपने मुल्क इंडिया का झंडा लगाकर एक मिसाल कायम कर दी थी। शेरपा बस मुझसे यही कह रहा था कि अरुणिमा जल्दी चलो, तुम्हारा ऑक्सीजन किसी भी वक्त खत्म हो सकता है। लेकिन मुझे ये पल और भी जीना था। मैंने शेरपा को कहा कि मेरा एक फोटो क्लिक करो। मैं 4-5 कैमरे और 4-5 बैटरियां अपने साथ लेकर आई थी। वहाँ किसी को फोटो खींचने की होश तक नहीं होती। बहुत से लोग अपने ये पल समेट कर अपने साथ नहीं लेकर गए थे। 4-5 कैमरे और बैटरियां मैं अपने साथ लेकर गई थी, क्योंकि माइनस टेम्परेचर पर वहाँ कोई चीज काम ही नहीं करती। शेरपा ने जब मेरा फोटो लिया और कहने लगा जल्दी चलो, लेकिन मैंने शेरपा को कहा, शेरपा मेरी एक वीडियो भी बना लो। शेरपा ने कैमरा जमीन पर दे मारा, मगर कैमरा टूटने से बच गया। वो पहले ही मेरे 4-5 कैमरों का वजन माउंट एवरेस्ट पर लाने के लिए बहुत गुस्से में था। फिर शेरपा ने मेरी वीडियो भी बनाई। मुझे अब यकीन होने लगा था कि अब मैं यहाँ से जिंदा नहीं वापस जा सकती, इसलिए मैंने वीडियो कैमरा शेरपा को दिया और कहा कि ये मेरे मुल्क में पहुँचा देना। अरुणिमा बताती है, जब हम वापस जाने लगे तो मुझे इस बात का पक्का यकीन हो गया था कि अब मैं अपने मुल्क जिंदा वापस नहीं जा सकती, क्योंकि मेरा ऑक्सीजन पहले ही खत्म हो चुका था और इतनी बुलंदी पर मुझे कौन ऑक्सीजन देने के लिए आएगा। 10:55 हो चुके थे और 11 बजे के बाद जो नीचे जाने की सोचता है उसे सुसाइड कहते हैं। 11 बजे के बाद वेदर इतना खराब हो जाता है कि हवा ही इंसान को उड़ा ले जाती है। वहाँ एक एक कदम भी पूरे टाइम से उठाना पड़ता है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। यहाँ तक कि आप अगर अपनी एक सॉक्स भी कम कर लेते हैं तो आपका सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम थोड़े ही दूर गए तो मेरा ऑक्सीजन मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया और मैं गिर गई। अरुणिमा बताती है, मैंने वो पल भी महसूस किया है कि इंसान किस तरह अपनी मौत के वक्त तड़पता है। मैं अपना मुंह बर्फ में देखकर कहीं न कहीं से सांस लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब क्या हो। उसी वक्त एक ब्रिटिश क्लेमर ऊपर आ रहा था और उसने अपना ऑक्सीजन उतारा और मुझे दिया। और वेदर इतना खराब हो चुका था कि वो अपना दूसरा ऑक्सीजन लगाकर नीचे की तरफ भागने लगा। और शेरपा मुझसे कहने लगा, तुम बहुत खुशकिस्मत हो, इतनी बुलंदी पर कोई किसी को ऑक्सीजन नहीं देता और तुम्हें यहाँ ऑक्सीजन मिल गया है। अब हम जल्दी जल्दी नीचे जाने लगे। शेरपा मुझसे 10 कदम आगे था और पीछे मेरा आर्टिफिशियल पैर निकल गया और वो मुझे आगे से इशारा करने लगा, जल्दी चलो। अब मुझे ये डर था कि शेरपा मुझे यहाँ अकेले छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि उसका भी ऑक्सीजन खत्म हो रहा था। इस सिचुएशन में अक्सर लोग छोड़कर चले जाते हैं। मेरे पास जो ऑक्सीजन था वो किसी भी वक्त खत्म हो सकता था। अब मुझे लगा शेरपा मुझे छोड़कर चला जाएगा। इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि उसकी भी जान पर बनाई थी। अब मेरे हाथ पांव भी काम करना छोड़ गए थे, हाथ ऐसे पत्थर के बन गए थे। मैं रोप नहीं पकड़ सकती थी। अब मैं क्या करूं, मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। अब मुझे मौत नजर आ रही थी। अरुणिमा कहती है, मैं वहाँ रो पड़ी। फिर मैंने अपने आप से कहा, मुझे यहाँ कोई बचाने के लिए नहीं आएगा। मैं अपना आर्टिफिशियल पैर घसीटते हुए चलने लगी। शेरपा के पास पहुंचकर मैंने अपना आर्टिफिशियल पैर लगाया और पाँव से बहुत खून बह रहा था और मेरा पाँव बहुत जख्मी हो चुका था। जब शेरपा ने मेरी बेबसी और रोते हुए देखा तो उसने कहा, देखो अरुणिमा, मरेंगे तो साथ मरेंगे, मैं तुम्हें कभी भी यहाँ अकेले नहीं छोड़ के जाऊंगा। मेरे ग्रुप और घर वालों को इस बात का यकीन हो गया था कि अब अरुणिमा जिंदा वापस नहीं आ सकती, क्योंकि ऑक्सीजन मेरा पहले ही खत्म हो गया था और माहौल इतना खराब था कि हवा इंसान को उठाकर फेंक दे। 28 घंटे लगातार चलने के बाद हम कैंप 4 में पहुंचे। वहां जब लोगों ने मुझे जिंदा देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। अरुणिमा कहती है, ये सब मंजर लफ्जों में बयान नहीं हो सकता। 2011 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था और सन 2013 में मैंने माउंट एवरेस्ट फतह कर लिया था। 2 साल
साल के अरसे में लोग सिर्फ अपने आर्टिफिशियल पाँव पर चलना सीखते हैं। दोस्तों, अरुणिमा सेना का खुद पर इतना ज्यादा यकीन और इतनी मुश्किलात होने के बावजूद जीत हासिल करने वाली इस रियल लाइफ स्टोरी से अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो हमारे YouTube चैनल अमसल AK को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।